तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर के थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर कहे आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी यही बोलना चाहा कि आज हमारी ऑडियंस से मिलकर हमारी भी खुशी हुई। तो आपने पसंदीदा शो में मैं नूतन सर आऊँगी और मैं नेहा अग्रवाल तहे दिल से आप सभी को स्वागत कर रहा। राम राम सा आपने ये शो आपने ये कार्यक्रम राम राम सा नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित हुआ है और नारायणी एफएम को एक वेबसाइट है www.radionaraini.org.np पी पर जाकर भी आप ये कार्यक्रम को आनंद उठा सका। नारायणी एफएम को एक फेसबुक पेज भी है, बी पर जाकर भी आप ये कार्यक्रम देख सका। इसके साथ ही साथ सीजन 2 में आपने एक जो नई फैसिलिटी है कि यूट्यूब की एक चैनल है रेस खबर जी पर जाकर आप इस प्रोग्राम को आनंद ले सका। इसके साथ ही साथ हाम्रो पात्रों और नेपाली पात्रों पर भी ये प्रोग्राम अवेलेबल है हर गुरुवार रात में 9:30 से 10 बजे और इनको पुनः प्रसारण शुक्रवार में दिन में 11:15 से 12 बजे होया करे हैं। आपने इस शो का स्पॉन्सर्स जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेडिसिटी वयोदा हॉस्पिटल दिलाने में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। नेहा, गेस्ट से मिलने की हड़बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आज का जो गेस्ट है बहुत ही अच्छा स्पीकर है और एक बहुत अच्छा कॉम्बो भी आज देखने को मिला, नया कॉम्बो, सेकंड टाइम कॉम्बो। एक बार फादर और सन की एक कॉम्बिनेशन आप प्रदीप केड़े के साथ कर चुके हैं और आज या सेकंड टाइम फिर से एक फादर सन की जोड़ी आओगी और इस जोड़ी का माध्यम से ठीक है जो बिना की एक सक्सेस है, जो अचीवमेंट्स है, आज जो वह जोड़ी आने वाली है वह है सुबोध गुप्ता जी और मोहित गुप्ता जी। बिना के बारे में कुछ बताने की जरूरत को नहीं, सब कुछ आप जानना है कि बहुत ही एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है और जोड़ी के रूप में बुलाने को मकसद मेरा आप में यही है कि आज मतलब एक ना जो पेरेंट्स है बिना की एक बड़ी डर है मन में कि बच्चा ने हॉस्टल डालना चाहिए कि नहीं, डाल दूंगा तो मेरा लौट का आऊगा कि नहीं, आ गया तो आज जो आपनो एक जो बिजनेस है अंदर मेरा कितना इंटरेस्ट ले होगा। बहुत लिमिटेड बच्चा होगा आजकल एक से बाहर से पढ़कर अगर हमारी सिटी में आ गया है तो हमारी सिटी ने एक्सेप्ट करेगा। तो सिटी एक्सेप्ट कर लो तो बहुत बाद की बात है, एक फैमिली में भी एक्सेप्ट कर लो क्योंकि आज जिस माहौल में आपा हाँ और जिस माहौल में आपा अपनी बच्चा की एक जो परवरिश कर रहा है एक हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में या एक कॉलेज लाइफ का अंदर में बाहर वाली जो एक लाइफस्टाइल हुआ है, बाहर लाइफस्टाइल नो डाउट अपने घर में तो कोई हो और जब ये बच्चा पढ़ लिख कर आवा है तो जिस आज 12 साल बच्चा आपकी स्कूल टाइम और आपकी कॉलेज टाइम में लगभग 13 इयर्स बच्चा बाहर रहेगा। 12-13 इयर्स की परवरिश के बाद में जब बच्चा वापस अपने घर आ गया है तो एक दुनिया ही बिल्कुल अलग है क्योंकि आज आप पूरे विलियम्स की अगर बात करें तो आप विलियम्स की जो सोसाइटी है, जो तौर तरीकों है और वे लोग जब हॉस्टल में रहो बाहर बोर्डिंग में पढ़ रहा तो बिना को जो परवरिश की तरीकों है तौर तरीकों बिल्कुल अलग है। तो वे लोग बढ़िया से पढ़ कर आकर फिर या ट्रेडिशनल जो तौर तरीकों बिना एक्सेप्ट कर सकेगा कि को नहीं कर सकेगा। यह जोड़ी ही प्रूव करेगी कि बहुत सक्सेसफुल जोड़ी है। पहले वाली जोड़ी भी बहुत सक्सेसफुल जोड़ी थी। तो आप चाला अपना गेस्ट करें और बातचीत करें। डरो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टील। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं सुबोध गुप्ता जी और मोहित गुप्ता जी, ये बिल्कुल हमारे ये वो दो ऐसे चेहरे हैं जिनके ख्वाब हमेशा उनके चेहरों में नहीं केवल उनकी आंखों में रहते हैं। तो आज इनके बारे में अगर हम बात करें कि उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं
तो हम सोचे कि भाई हम ऐसे ही बोल दें नेहा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है, पढ़ना ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कहीं मिस ना करें, उंगलियों पे हम गिन नहीं सकते गिन भी नहीं सकते और हम बिना देखे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो अचीवमेंट जो होते हैं दैट आर वेरी डिफिकल्ट, उसमें से अगर हम कुछ भी मिस करते हैं तो ये वो गड़बड़ हो जाता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि सुबोध गुप्ता जी नेपाल दाल तेल चावल उत्पादक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के IPP हैं, वाणिज्य समिति के सभापति और FNCCI नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ के केंद्रीय सदस्य भी हैं। FNCCI मध्य प्रदेश के सलाहकार हैं, मध्य विश्वविद्यालय में सीनेट मेंबर हैं और UAE नेपाल बिजनेस में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमें पढ़ के ऐसा लग रहा है, बहुत हैवी वाला फील आ रहा है कि लाइक कि कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ हूँ, तो कभी डर नहीं लगता आपको कि यार मैं इतना कुछ हूँ, कहीं मेरे से कुछ कहीं पे किसी के साथ में अगर मैं जस्टिस नहीं कर पाया, या कहीं मैंने किसी एक संस्था के साथ में मैंने कहीं बैलेंस नहीं किया या ऐसा कुछ हुआ, तो क्योंकि जब आप इतने हाई पोस्ट पे रहते हो तो हम सबके साथ जस्टिस कर पाए सबसे बड़ा प्रेशर होता है, तो कैसे बैलेंस करते हैं आप ये सब? सबसे पहले तो राम राम सर। राम सर सबों में, और आप दोनों आदमी को नूतन जी और नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आप लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही काफ़ी अच्छी ढंग से प्रस्तुत करती हैं और एक काफ़ी अच्छी प्रस्तुता के रूप में आप कार्यक्रम को चलाती हैं। ये पूरे विश्व इस चीज़ को देख रहा है और आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, इसलिए इस माने में भी कि आज जो महिला हैं या अभी की जो नई पीढ़ी हैं बहुत खुल के सामने नहीं आना चाहती, या बहुत खुल के कम से कम इस मीडिया सेक्टर में नहीं आना चाहती, और भी जॉब में जाना चाहती, तो मीडिया सेक्टर में आके अपने आप को नहीं कर पाती। तो आपने जो हिम्मत की है और हिम्मत के साथ साथ में जो निखार मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी ढंग से आपकी प्रस्तुति है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सब फिर से बहुत से राम राम सामने करना चाहूँगा। और मुझे लगता है ये जितनी भी आप मतलब पद की चर्चा की या जितनी भी हुई, अभी इससे पहले बहुत कम ही दिन हुआ कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा विभूषित किए गए। जी, तो वो एक बहुत बड़ी मेरी, उसके लिए तो हम आपको पूरी हमारी राम राम सा की टीम से, हमारे नारायणी FM 103.9 मेगाहर्ट्ज से हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। कांग्रेचुलेशंस। हमें अच्छा लगता है कि हमारा वीरगंज मतलब इस रूप में भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए हम अपने आप को, मतलब पूरे वीरगंज के लोग, हम अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं कि आप हमारे वीरगंज से हैं। तो ये सम्मान जो था राष्ट्रपति के द्वारा, ये एक सबसे बड़ी सम्मान था। एक सिविलियन के लिए इससे बड़ी सम्मान कुछ नहीं हो सकता। तो ये बाकी सब पद मैं लगता है कि ये मेरे जितने भी सेक्टर है, ये सभी मेरे मित्र लोगों का एक स्नेह है जो मुझे इस लायक समझते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है काम करके, क्योंकि हम लोग अपने आप को प्राइवेट सेक्टर के लीडर्स के रूप में, बिजनेस कम्युनिटी के लीडर के रूप में पाके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग इस सेक्टर को लीड कर रहे हैं और इस सेक्टर में अपनी रोजी रोटी के साथ साथ में इस सेक्टर की सारी समस्याएं, इस सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसको संबंधित जगह पे हम लोग डील कर पाते हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड होने के चलते काम करने में काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि वो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हो या मध्य प्रदेश हो या वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ हो या UAE नेपाल बिजनेस काउंसिल हो, इसमें सारी बिजनेस की बातें की जाती हैं कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया, यानी कि नाम अलग अलग होते हुए भी जो कार्य क्षेत्र है वो एक ही है कि देश के अंदर आर्थिक क्रांति कैसे है, देश में औद्योगिक क्रांति कैसे है, और देश में आज की जो बिजनेस की अवस्था है, जो वाणिज्य की अवस्था है, वो आने वाले समय में उसको और अच्छा कैसे किया जा सके, उस पर हमारे केंद्र होकर हम लोग अपने अध्ययन को रखते हैं और उसके ऊपर हम लोग एडवोकेसी करके आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ये सारी पद है, और आने वाले समय में अच्छा तो हमें लगता है, प्रेशर तो आप पे है, ये तो हमें अच्छा लगता है कि भाई आज हमारे वीरगंज से कोई है जो केवल देश में नहीं विदेश में भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात ये कि आप बर्दाश्त कैसे करते हैं इस प्रेशर को? इसका सबसे अच्छा क्या है कि जब सम्मान लोगों को मिलती है और हमें जो सम्मान देते हैं आप सभी लोग, तो वो सम्मान क्या होती है कि जो एक हमारा है उसे काफ़ी मजबूत, हमारी कंधा को इतनी मजबूत करती है। आज मेरी सामाजिक वर्क और ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप के चलते कुछ दिन पहले ही दुबई में
नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट डिग्री द्वारा सम्मानित किए गए। वो एक ये सब चीज़ें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हमें ऊपर लेके जाती हैं और हमें लगता है कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो सही है। वो कहीं ना कहीं एक आम जनता को उससे बेनिफिट हो रही है या आम बिजनेस कम्युनिटी को उससे बेनिफिट हो रही है और अपने आप को एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे। तो फिर काम चलते ही रहता है अपना। वो तो हम समझ सकते हैं। अभी इन्होंने बोला कि हम आपको दिन पर दिन ग्रो करते देख रहे हैं, हमें केवल इतना सुन के लगा कि ताकत मिल रही है, हमें हिम्मत आ रही है, अभी हम कुछ शोज और कर सकते हैं। तो आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे मिल रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी से मिल रहे हैं, तो आपकी हिम्मत कितनी बढ़ रही होगी, हम इमेजिन कर सकते हैं। अब जैसे ना मुझे लगता है कि ये सवाल मैं सही जगह पूछ सकती हूँ कि आज हम देखते हैं कि नेपाल की जो कंडीशन है ना, जो आर्थिक स्थिति नेपाल की कमजोर होती जा रही है, दिन पर दिन कमजोर हो रही है। तो आप इतने सारे पदों पर हैं, FNCCI के केंद्रीय सदस्य, UAE नेपाल बिजनेस काउंसिल के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे पद हैं इससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है कि ये आर्थिक मंदी को अगर हम ठीक करना चाहें तो गवर्नमेंट को उसमें क्या रोल होना चाहिए? काफ़ी अच्छी प्रश्न है आपकी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कभी भी कोई भी सिचुएशंस जो होता है वो अप एंड डाउन होता है और कोई अगर सिचुएशंस खराब आ रहा है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव की जरूरत आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पीछे बहुत रीजन्स होते हैं। आज हमारी श्रीलंका की स्थिति खराब हुई या आज काफ़ी ऐसे कंट्री हैं, पाकिस्तान, जिसकी स्थिति अगर खराब होती जा रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा तो ये यूक्रेन रशिया युद्ध को माना जाता है। इसके बाद जो कोविड एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत कंट्रीज, आज मैं काफ़ी मैगजीन्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं, यूएस की काफ़ी बैंकिंग जो है, बैंक जो है वो उसकी स्थिति खराब होती जा रही है, ब्लैक लिस्टेड होते जा रहा है। वहाँ पे मेरी यूएस में कुछ भी लोग हैं, उनसे मेरी बात होती है तो उनका कहना है कि 2 साल पहले वहाँ के इंटरेस्ट रेट जो है 3% है और आज वहाँ का इंटरेस्ट रेट जो है लैंडिंग में 9% है। हमारे यहाँ 7% थी जो कि 14% है। यानी ये जो समस्याएं हैं ये वर्ल्ड वाइड, जब यूएस ऐसा नहीं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये स्ट्रगल पूरा वर्ल्ड कर रहा है और वर्ल्ड के साथ साथ हम भी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड से हमें बिल्कुल हमारी उनके साथ में सहानुभूति है, लेकिन हमारी कोशिश ये रही हमारी कंट्री इस स्ट्रगल से बाहर कैसे आए। इसमें अभी जितनी भी इंडिकेशंस है या जितनी भी सिस्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में राष्ट्र बैंक के पास में डॉलर का जो है संचय जो है बहुत कम हो गया था और 5 मंथ्स में आ गया, जो कि बढ़ के 12 मंथ्स का हो गया। यानी हमारे पास में 12 मंथ्स की डॉलर की संचिति बढ़ गई है। जी। उसके बाद राष्ट्र बैंक जो सभी बैंक्स को लोन देता है तो अभी 8.5% था, जो कि इस बार की मॉनिटरिंग पॉलिसी में उसको 7.5 कर दी गई, घटा दी गई। उसकी इम्पैक्ट आपको लैंडिंग में पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रीफाइनेंसिंग जो था वो बंद कर दी गई थी। कोई भी अगर कंपनी रिफाइनेंस के लिए अगर लोन मांगती थी तो नहीं मिल रही, वो अभी रिफाइनेंसिंग फिर से ओपन की गई है। उसके बाद हम लोग बोल रहे थे कि एक जितनी भी लोन्स है या उसके जो पेनल्टीज है तो इंटरेस्ट है उसको रीस्ट्रक्चर करके और उसको एक किस्ताबंदी कर दिया जाए। तो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया गया है कि 5 करोड़ तक के लोन को आषाढ़ मास में वो लोग रीस्ट्रक्चर करेगा। जैसे माना जाए कि आप रिन्यू नहीं, जैसे माने आप 2 करोड़ के लोन लिए हैं, आपका उसमें 50 लाख रुपया इंटरेस्ट है या 20 लाख इंटरेस्ट है और पेनल्टी करके 2.5 करोड़ है। उस 2.5 करोड़ को रीस्ट्रक्चर करके उसको आपको लोन के रूप में कन्वर्ट कर दी जाएगी और उसको फिर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लोन के लिए, ऋण के लिए प्लस ब्याज के लिए आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट, यानी पूरे सिस्टम जितनी भी आपसे लेनदारी उसको रीस्ट्रक्चर करके ऋण बना दी जाएगी और उसको फिर से आप ब्याज आएगा उसको आप करते जाइए। यानी कि आप 2 साल 4 साल 5 साल में रीपेमेंट कर सकते हैं। यानी 5 करोड़ तक के लोगों के लिए बेनिफिट्स आइए। ये सारे इंडिकेशंस मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि अभी जस्ट मौद्रिक नीति आई और उस मौद्रिक नीति में ही 4 चीजें हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव है। और आने वाले समय में जो आपको याद होगा 12.13 इंटरेस्ट में हम लोग डिपोजिट वो अभी 9.99 है, यानी डिपोजिट रेट्स आपकी घटे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि लैंडिंग्स की रेट भी घटेंगे। आने वाले समय में 1 से 2% जो है इंटरेस्ट घटने वाले हैं, ये अपने लिए बहुत अच्छा बात है। उसके बाद जो 2-3 स्थितियां हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो हमें अभी लोड शेडिंग की मार से हमारे सारे उद्योग बड़े जो काम नहीं कर पा रहे, तो हम लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को। इसकी समस्या का 2 कारण है लोड शेडिंग हमारे देश में आने का। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट होती है कि जब आपके पास में ज्यादा विद्युत हो
तो आप मेरे को सप्लाई दो, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, और जब कम हो तो आप मेरे से ले लो, और दोनों के रेट्स तय की जाती है कि ये रेट्स में आप मेरे को दोगे और इस रेट्स में मैं आपको दूंगा। तो वो जब रेट्स तय हो जाती हैं तो जिनके पास में डिफिसिट होता है वो इंपोर्ट करते हैं, और जिसको ज्यादा होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इस बार एग्रीमेंट हुई नहीं, तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को आज राम कार्यक्रम के द्वारा ये बोलना चाहेंगे कि सर, जब मैं जानता हूँ कि जब पानी नदी में ज्यादा होती है तो विद्युत ज्यादा उत्पादन होता है, और जब सूखायाम होता है तो उत्पादन कम होती है, तो उस कंडीशन में हम एग्रीमेंट करें। इससे लोड शेडिंग हमारे देश के आम जनता और आम हमारे पास तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम खुद अपनी बना सकते हैं, ऐसे सारे स्रोत हैं हमारे पास। तो मुझे तो लगता है कि हम अपनी जो डिमांड्स हैं उनको तो फुलफिल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इसके साथ एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं जो हमारी कंडीशंस को इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल, ये आप जो बताएं एकदम बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं। हमारी जो कैपेसिटी है अपने देश की, वर्ल्ड में हम लोग सेकेंड बहुत बड़े उत्पादक हैं विद्युत के। उत्पादन बढ़ने वाली है, मैंने तो सुना है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो उत्पादन है वो बढ़ने वाली है। बढ़ने 2-3 प्रोजेक्ट आने वाली है, जो हाइड्रो पावर की हमारी जो प्रोजेक्ट है वो आने वाली है, तो हम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अभी कर नहीं रहे। यानी कि अभी हम लोग उत्पादन विद्युत के मामले में 7 to 8 मंथ हम लोग आत्मनिर्भर हैं, और 3 to 4 मंथ हम लोग जो है अभी भी डिफिसिट में चल रहे हैं। तो आने वाले समय में जो 2-3-4 प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर वो आ जाती है तो हम लोग कंप्लीट होंगे। उससे पहले तो हमें एग्रीमेंट करके बढ़ना चाहिए। नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 जो हमारे देश से जो युवा लोग बाहर जा रहे हैं उसको हम लोग स्वरोजगारी कैसे दें, उसको कैसे ट्रेन करें, टेक्निकली कैसे बनाएं, अपने देश में कैसे रोकें, उसको एक मुहिम चला के उसका 2-3 है। एक औद्योगिक क्षेत्र में उसको लगाया जाए, दूसरा है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्न फार्मिंग करके मॉडर्न फार्मिंग में उसको लगाया जाए, उसको रोका जाए। अगेन फिर इंटरकनेक्टेड हो गया, जैसे आपने बोला कि हमारे युवा को हम रोक सकते हैं, फिर हम उद्योग क्षेत्र में लगाए, फिर अगेन वो हो गया कि हमारे उद्योग अच्छे से चल नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट नहीं हुई है। तो ये बहुत एक सर्कुलर वे में घूमता जा रहा है, तो फिर इसको कैसे होगा? ये तो फिर अगेन हम पहुंच के वहीं आ गए। हमारी इसमें 2 चीजें हैं। जैसे आप युवा आपकी जब यहाँ रुक रहे हैं तो सबसे पहली बात कि आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से भी चलाएंगे, इसे आवश्यकता नहीं, वो करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। जैसे आप फ्यूल से भी चला सकते हैं, आपके पास भी और भी टर्बाइन्स है उससे भी चला रहे हैं, बट कॉस्टिंग इज वेरी हाई, कॉस्टिंग ऊपर जा रहा है। तो उस कंडीशन में जैसे आप युवा आपके साथ रोक रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। जैसे आज भी टेक्निकल मैन और हम लोग इंडिया से ले रहे हैं, और इंडिया एक बहुत बड़ी पैसा जो है हम लोग भारत सरकार के पास जा रही है। जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे नेपाली लोग जो भारत में काम कर रहे हैं, तो वहां से जितना पैसा वो लोग भेजते हैं हम लोग को, उससे ज्यादा पैसा नेपाल से हम लोग इंडिया भेजते हैं। इंडिया भेजते हैं किस वापस? लेबर के वापस, तो वो पैसा रुकेगी। दूसरा चीज, आपका ये युवा नहीं जा रहा है, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यानी आपका जो एक लेटेस्ट ब्रेन है, युवा लोग की ब्रेन है, वो जो एक कंस्ट्रक्टिव ब्रेन है, वो अगर चली जाती है यहाँ से तो जो ये बूढ़े लोग हैं या बच्चे लोग वो क्या कर पाएंगे? प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे कि आज हमारे साथ मोहित जी हैं, युवा ब्रेन, इनकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से, इन्होंने मसूरी से स्कूलिंग किया, DU से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, अब अपने डैड के साथ बहुत सक्सेसफुली अपना बिजनेस कर रहे हैं। मास्टर्स की तैयारी, मास्टर्स की प्लानिंग भी है इनकी। तो मुझे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग जनरली जहाँ पे बात हमारे आती है युवाओं की, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो हम हमेशा बोलते हैं कि जब हम बच्चों को बाहर डालते हैं, हार्डली उनकी एज होती है 7 to 8 years, 9 years, हम बाहर डालते हैं, उस टाइम को बच्चा बड़ा रोता है कि मुझे नहीं जाना है ना। फिर बाद में पेरेंट्स रोने लगते हैं कि क्या वो वापस आएगा, है ना। तो एक तरफ हमारी जिद होती है, दोबारा एक बच्चे का अपना एक फ्यूचर, अपना एक करियर होता है, तो पेरेंट्स का बड़ा ये डर सा होता है कि क्या वो अपने करियर फ्यूचर के लिए बाहर रुक जाएगा। लेकिन हम आपको बहुत समय से देख रहे हैं बेगंज में, और हमेशा बड़े ही हैप्पी, बड़े एकदम मस्त लुक में नज़र आते हो, है ना। स्पीच भी बहुत अच्छा देते हो, मैंने सुना है कई बार आपका। तो मतलब आप क्या, जैसे आपका अपना एक्सपीरियंस हम ज़रूर आपका जानना चाहेंगे कि अपने ग्रेजुएशन के बाद में अपने डैड का बिजनेस देखना, क्या ये आपकी बाध्यता थी या आप इसको एंजॉय कर रहे हो, या कोई कॉम्प्रोमाइज़ था कि भाई एक बेटा हूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा, अपने घर का काम कैसे होगा, ऐसा कुछ था? तो मैं स्टार्टिंग आपको क्वेश्चन से लेता हूँ कि बच्चे जो बचपन में जाते हैं स्कूल से ना, तो हाँ एक होम सिकनेस होता है जब बच्चे बोर्डिंग रहते हैं। मैं भी बचपन से बोर्डिंग हूँ, लेट्स से नर्सरी से मैं बोर्डिंग हूँ,
पहले यहाँ ज्ञान ज्योति में था एंड देन दार्जिलिंग एंड देन फिर देहरादून मसूरी से पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। तो मैं बचपन से ही बोर्डिंग में रहा हूँ एंड हाँ वो होम सिकनेस फैक्टर हमेशा रहता था स्कूल के अंदर। स्टार्टिंग एक दो दिन हमेशा मम्मी पापा को याद रहता था, याद आती थी एंड वी वुड क्राई, बट मम्मी पापा के सामने नहीं रोते थे। वहाँ बेड पे कभी बॉयज से चिपके रोते हैं, हम लोग सुबह सामने रो नहीं सकते। सो इट वाज देयर एंड छोटा भाई होता था, छोटा भाई रोता था और उसको समझाते थे हम लोग वी हैव टू बी स्ट्रांग आउट देयर वहाँ पे। एंड एक दो दिन लगता था बट आफ्टर दैट हम लोग बहुत अच्छे से सेटल हो जाते थे। एंड फिर एक बोर्डिंग का क्या, एक अच्छी बोर्डिंग एनवायरनमेंट है कि हम लोग बहुत डिफरेंटली हम लोग का अपब्रिंगिंग होता है। मतलब हम लोग वहाँ पर होते हैं कास्ट क्रीड, हम लोग किसी को कुछ वैसे नहीं जानते, हम लोग एज ए इंडिविजुअल नहीं जानते एंड इंडिविजुअल ग्रो करते हैं। हम लोग एजुकेशन के अलावा अपने को करिकुलर में भी अपने टाइम में इन्वेस्ट कर पाते हैं। प्रॉपर गेम्स, प्रॉपर हॉबीज भी हमको सिखाई जाती है। सो स्पोर्ट्स में मैं बास्केटबॉल खेलता था, वहाँ से मैं स्टेट्स भी खिलाई जैसे, एंड हॉबीज में मैं डांस में पार्टिसिपेट करता था, वहाँ से मैं नेशनल पार्टिसिपेट किया, वहाँ से गोल्ड भी जीता। सो ये सब मेरा एजुकेशन भी नहीं अफेक्ट करता, मेरा साइड बाई साइड को करिकुलर्स भी इफेक्ट करता है। सो एक हाँ, मैं हमेशा किसी भी कोई पेरेंट्स अगर मतलब मेरे भैया भी है, उनके भी जो भी साइड है, उनसे भी पूछते कि हम लोग बोर्डिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उनको हमेशा बोलता हूँ कि नहीं भैया, बोर्डिंग में एक लाइफ ही अलग है, डिफरेंट लाइफ है एंड इट मतलब एक आदमी को अलग बना देता है। मतलब अलग अलग चीजों में अलग डिफरेंट में मतलब बहुत सारे एक्सपोजर मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, घर पे लग्जरी है, जब भूख लगे मम्मा खिला देगी, कोई डांटेगा नहीं, आराम से सो जाओ, वैसे मतलब बहुत लग्जरी है। प्यार तो होते ही है मम्मी पापा का। स्कूल में वो नहीं है, स्ट्रिक्टनेस रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो एक अलग अपब्रिंगिंग आता है, तो वो एक चीज आता है। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि बिजनेस में आना, तो बिजनेस में आना इट वाज नॉट अ चॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो कोविड का टाइम था एंड उस समय 2020 मार्च में हम लोग का ग्रेजुएशन का 6th सेमेस्टर चल रहा था। 6th सेमेस्टर हम लोग ने फिनिश किया एंड वो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कोविड इतना लंबा चल जाएगा, है ना, और इतना लंबा भी चल जाएगा। उस समय हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कौन से कॉलेज करें, हम लोग उस सिचुएशन में थे। बट ग्रेजुएट जैसे बढ़ते गया, सो डैड से बात हुआ कि तो बोलते हैं एक्सपैंड होता जा रहा है एंड डिजिटल एमबीए करने का। उस समय मेरे को तो कॉन्फिडेंट था नहीं और डैड बोला कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, आई विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू। कभी पापा नहीं बोला नहीं तुम्हें करना ही है, ये करना है, जो मेरे डिसीजंस हुआ दाद ने हमेशा उसको सपोर्ट रखा हमेशा। तो उस समय पापा बोले कि नहीं जो तुम्हें अच्छा लगे करो। तो वो देखा कि डिजिटल एमबीए उतना प्रोडक्टिव नहीं था मेरे लिए एंड बिजनेस में पापा के साथ आए, बहुत चीज़ें सीखने समझने आई यहाँ पर। एंड ऐसा कभी नहीं था कि नेपाल मार्केट इज वेरी डिफरेंट और वेरी टफ और समथिंग नहीं। यहाँ पर पीपल बहुत लविंग है एंड इट्स वेरी गुड, द एनवायरनमेंट इज वेरी गुड ओवर हियर बिजनेस में। सो या तो मोहित, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको पता है कि आपके पापा कितने कामयाब इंसान हैं, हर सेक्टर पे कामयाबी वो अचीव कर चुके हैं, जिसकी हम सोच भी पड़ते हैं कि हम शायद कुछ करें, वो तो सब कुछ अचीव करके बैठे हैं और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं उनके जो अभी आंखों में है। हाँ, आंखों में है, राइट। तो मोहित, आपको पापा की लाइफ की स्टोरी कितने इंस्पायर करती है? एक्चुअल में और पापा ने जो एक ट्रेंड सेट कर दिया है ना, पापा ने एक ट्रेंड सेट किया, राइट, तो क्या आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलना चाहते हो या फिर कुछ अलग सोचा है अपनी लाइफ के लिए कि नहीं, मुझे पापा के ट्रेंड जो पापा ने सेट किया उस ट्रेंड पे नहीं जाना, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ अलग करके दिखाऊंगा अपने तरीके से? डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट हियर एंड हाँ, मेरे हमेशा जो इंस्पिरेशन रहे लाइफ में हमेशा मेरे डैडी रहे। फर्स्टली एक चीज़ था कि डैड को वैसे इन्वायरमेंट नहीं मिला था जैसा मेरे को इन्वायरमेंट मिल रहा है आज। मेरे को मार्केट में कोई भी मेरे को जाएगा तो मेरे को अपना परिचय देना नहीं पड़ता, तो अगर मैं पापा का नाम है तो वो जानना था मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। डैड के पास वो सब चीज़ नहीं थी, तो मेरा जो स्टार्टिंग लेवल है, मेरा स्टार्टिंग लेवल ये है। और जो पापा का स्टार्टिंग लेवल था, पापा ग्राउंड से स्टार्ट की। पापा को कोई जानता ही ना मार्केट में, कोई इतना खास नहीं जानता था। हाँ, हम लोग मार्केट में बिजनेस करते थे वैसे थे, और जो नेटवर्क में पापा ने वर्क किया, बिजनेस चैम्बर्स में पापा गए, बिना कोई पहचान किया, आज ऐसे है कि पूरे नेपाल और विश्व में पापा को जाना जाता है। तो आई हैव मतलब मेरे ज़्यादा मेरी मम्मी को पता है पापा किस तरह के, हम तो बोर्डिंग में रहे, बट जब भी हम लोग घर में रहते थे तो हम लोग पापा का शेड्यूल देखा करते थे। एक तो बिजनेस है चलाने के लिए और एक है संस्था इतना सारे चलाने के लिए, तो पापा का शेड्यूल हम लोग को समझ में आता है। जैसे हम लोग उठते हैं 8 बजे, मेरा शेड्यूल होता है सुबह 8 बजे, तो पापा उठते हैं 6 बजे, 4 बजे के हिसाब से मम्मा उठती है, पापा 4-5 बजे उठते हैं एंड ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। 6 बजे पापा ऑफिस में बैठ जाते हैं। अच्छा, 6 बजे। और फिर जब हम लोग जब 8 बजे मैं नीचे आता हूँ तो डैड ऑफिस से काम कर लोग कंप्लीट कर चुके होते हैं कि आज का रूटीन ये है, ऑपरेशन ये करना, ये सब कुछ सबको समझाने के लिए रेडी है होगा। उसके पापा घुस जाते हैं चेंबर्स एंड ऑल, सबका स्लॉट बना देते हैं। उसके बाद 10 बजे के बाद मतलब सबका प्लानिंग एंड ऑल पापा का 6 से 10 बजे के बीच में हो जाता है। उसके 10 बजे के बाद सबको बुलाते हैं, जो उस दिन का वर्क है, किसी को चेंबर से मीटिंग लेना है या बिजनेस में किसी क्लाइंट से मीटिंग लेना है, तो उसके बाद पापा वो करते हैं। तो पापा का जो टाइम मैनेजमेंट और जो हार्डवर्क है, सुबह 6 बजे से 4 बजे स्टार्ट हुआ, रात के 10 बजे 11 बजे तक पापा खत्म होते हैं। सो वो एक डेडिकेशन है जो हम लोग चाह के भी हम लोग बोलते हैं कि दूर नहीं भाग सकते उस चीज से। मतलब हम लोग का ब्रिंगिंग है ये कि आज हम उठते हैं तो हम भले 8 बजे तो आई विल गो टू स्लीप नियर अबाउट 12 or 1,
फॉर दैट रीजन हम लोग का उतना वैसे नहीं है, बट हम लोग लेट जाते हैं सोने के लिए, हम लोग का ठीक है। सो वो है कि पापा का एक हार्ड वर्क है, हम लोग का एक डेडिकेशन है, एक डिटर्मिनेशन है कि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। परवरिश है, देखा जाए तो बोल के करना अलग होता है और करके दिखाना करके दिखाना अलग होता है। हाँ। सो वो डेडिकेशन हम लोग लर्न करते हैं डैड से। So, वो एक चीज है जो हम लोग बहुत है, और बहुत हम लोग का inspire फ्लैग करती बेरिंग है। बहुत ऊपर है, मतलब पापा ने यहाँ तक फ्लैग लेकर आया तो हम लोग उसको और ऊंचा, और मेरा ऊंचा पार्ट लेके और डिफरेंट है, उसको और ले जाने की जरूरत है। तो हम अपने इस शो के माध्यम से जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें ये बताना चाहेंगे कि मोहित ने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बड़े दिल से है। और जैसे कि आज सुबोध जी ने, जैसे कि मोहित ने बोला कि जिस हाइट तक फ्लैग को लेके गए, ये वो दिल से चाहते हैं कि इससे ऊपर मैं फ्लैग को लेके जाऊँ, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को अगर बाहर जाना है तो हमें ज़रूर भेजना चाहिए और एक अच्छी परवरिश देनी चाहिए। तो सुबोध जी, जैसे कि अभी रिसेंटली आप केंद्रीय सदस्य बने हैं जैसे मध्य प्रदेश में, और जस्ट आप IPP रहे हैं उद्योग वाणिज्य संघ के। आपका जो ये उद्योग वाणिज्य संघ का टेन्योर रहा, नो डाउट बहुत सक्सेसफुल था। आप लोग सिंगापुर भी गए, वियतनाम भी गए, नो डाउट आपने बिलियंस के लिए कुछ अच्छा प्लान किया होगा। तो एग्जैक्टली क्या वो प्लानिंग्स इतनी फ्रूटफुल रही या एग्जीक्यूट हो पाई? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हमें समय मिलता है और जिस पोस्ट पे आप हैं उसमें बहुत प्रेशर होता है हमें काम का। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जब हमारा टेन्योर एंड होने वाला होता है तब तक हम उन्हें फिनिश नहीं कर पाते, और वो सेशन ख़त्म हो जाने से अब आपके पास में वो करने का आपको वक्त नहीं मिला। अभी हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर पटवारी जी, तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा है कि जो आपका टेन्योर रहा वो पूरा जो आपने चाहा वो कंप्लीट कर लिया, आपके जो ड्रीम्स थे, प्लानिंग्स थे, या जो पेंडिंग रह गए, तो क्या ये कनेक्शन या चेन कुछ इस टाइप का है? या जैसे जनरली होता है कि जो अपना पीरियड होता है उसमें प्रेसिडेंट का वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो जीरो से स्टार्ट होता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर जीरो से स्टार्ट होता है, तो जो हमारी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। और इधर आप केंद्रीय सदस्य रहे, इसमें भी आपका ये रिपीटेड सेकेंड टाइम आपने विन किया है, तो जरूर आपका जो एक्सपीरियंस है इस टाइप का रहा कि आपको लगा कि नहीं मुझे सेकेंड टाइम फिर से इसके लिए फाइट करना है, और आप सक्सेसफुल भी रहे। तो ये दोनों चीज़ों में किस टाइप से बेनिफिट हो पाएगा जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और सबसे पहले तो मैं फिर पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आज की जो राम सा जो प्रोग्राम है काफ़ी हमें आज उत्साह दे रही थी इस महीने में भी कि ये प्रथम प्रोग्राम है जिसमें मैं और मैं दोनों साथ में बैठे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बो। ये फर्स्ट टाइम है, Okay. दिस इज द फर्स्ट टाइम, कोई भी चीज इतिहास फर्स्ट बार होता है, हो सकता है आने वाले समय ये में हमारा सौभाग्य है। और भी जगह हम लोग साथ में बैठे हैं, बट ये पहला कार्यक्रम है जिसमें हम लोग दोनों आदमी साथ में हैं और ये कार्यक्रम में हम लोग बैठ के अपनी बात को कर पा रहे हैं, उनकी व्यू भी आ रही है, सारी चीज़ हम लोग सुन रहे हैं। और आज को मेरे को लगता है कि अगर सही में देश का विकास या परिवार के विकास या सभी विकास चाहिए तो युवा को उनकी सोच को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब वो सोच लेंगे कि हमें ऐसे बढ़ना है, इस तरह से बढ़ना है, तो विकास होनी है, यानी कि सोच को ब्रेक डाउन करने की आवश्यकता है। और उसमें हमें सब लोगों को मिल के लड़ने की जरूरत है। हर परिवार अपने बच्चे को एक अलग शेप देता है और वो शेप जो है वो आगे बढ़ता है। कहा जाता है कि परिवार, बच्चे सब अच्छे होते हैं, जो बच्चे बाई गॉड भेजते हैं सब अच्छे होते हैं। परिवार उसको जो है उस सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करती है, वो सॉफ्टवेयर ठीक ठाक रखे वो बच्चे बढ़ जाएंगे। यानी कि सबसे बड़ी रोल गार्जियंस की होती है कि उसको सॉफ्टवेयर को कैसे चलाएं। और बहुत अच्छे आपने प्रश्न में, बस उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष बस 2 महीना भी नहीं हुआ, 1-1.25 महीना हुआ, मैं अभी जस्ट वहाँ से मेहंदी वर्तमान हुआ हूँ। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एक गोल थी कि मैं बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरी गोल था। और जिसमें गोल था वो भी गोल कब बना, बड़ा आश्चर्य लगा जब मैं प्रथम बार, मेरी शादी हुई थी, मेरे मैडम की आज से 26 साल हो गई शादी के, तो हम लोग गए थे एक फॉर्म दर्ता कराना था, छोटी एक व्यापार हमारी थी जो चल रही थी, हमारे दादाजी बाबूजी की तरफ से फैमिली बिजनेस जो चल रही थी, फूड एंड खरीद बिक्री था। तो हम लोग उसमें एक इंडस्ट्री लगाने के लिए, राइस इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग गए, तो वहाँ पे उद्योग वाणिज्य संघ में भी दर्ता होना चाहिए करके एक नीति था। तो मेरी मैडम भी उस कंपनी में थी, तो उनका भी साइन किया, वो दोनों आदमी गए, तो साइन करी, जब बाहर निकल रहे तो बोर्ड दिख गया, उनको बोर्ड दिखा तो उन्होंने पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद बोला कि इस बोर्ड में आपका नाम नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, मतलब फिर से बात घूम के आ गई, हर सक्सेसफुल इंसान की किसी
औरत का हक होता है। तो मैं उस समय मेरे पास में एक्चुअली जवाब नहीं था कि ये यहाँ पे एक वीरगंज के सभी रिनाउंड लोगों का नाम है, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन या उद्योगपति प्रतिष्ठित लोगों का नाम है। तो मैंने बोला समय के साथ इसकी जवाब दी जाएगी, कोशिश किया जाएगा वहाँ से निकली। फिर अपने बिजनेस में लगे, वो बातें वहीं खत्म हो गई। फिर मेरी याद भी नहीं रही कि मैंने क्या बोला था, और मैं अपने बिजनेस पे डेडिकेटेड होकर फुल 100% देना शुरू किया और काम करना शुरू किया, और गॉड की बड़ी मतलब अचीवमेंट होते चले गए। कभी मेरे को पीछे घूम के देखने की स्थिति नहीं हुई, आगे बढ़ते चला गया बिजनेस में। एक लेवल आई, एक दोस्त लोगों की कनेक्शन है जिसमें गणेश लाट जी थे, अशोक टिवानी जी थे, प्रदीप केडिया थे और पीताम्बर मुनका उस समय हुआ करते थे। तो ऐसे एक टीम थी जो हम लोग साथ, संजय खेतान जी भी थे। ये टीम लाइन्स क्लब आदर्श नगर में हम लोग साथ में काम करना शुरू किए। लाइन्स क्लब आदर्श इंसान करते ही करते जब मैं वहाँ प्रेसिडेंट बना, तो प्रेसिडेंट बन के मैं देखा कि वहाँ से काफ़ी लोग जो है निकल के वीरगंज चैम्बर में प्रेसिडेंट बने। गणेश जी बने या अशोक जी बने या पीताम्बर जी उपाध्यक्ष बने, ऐसे काफ़ी लोग वहाँ से आए। तो मेरे को लगा कि मैं भी जा सकता हूँ। जब बात मैंने किया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला एकदम आना चाहिए आपको, अगर इंटरेस्ट है तो विजय सरावगी जी अध्यक्ष बने, फर्स्ट जो युवा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो मैं उस समय एंटर किया तो उस समय हम लोग उद्योग से लड़े थे, करीब 13 लोग, और सभी लोग चुनाव हार गए थे। अच्छा। सब लोग। उस समय 2 पैनल थी, एक मतलब बुजुर्ग लोगों की पैनल थी, एक युवा लोगों की। तो उस समय विजय जी बुजुर्ग लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हम लोग युवा लोग की तरफ से लड़ रहे थे। तो हारने के बाद में विजय जी ने क्या किया, विशेष आमंत्रित के रूप में हम लोगों को लाया, और फिर उस समय उन्होंने नेक्सपो को लगाया। फिर कृषि मेला में मैं काम किया, और कृषि मेला में काम किया तो मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए। पोस्ट कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। मेला समिति के अंदर एक कृषि समिति था, मेला समिति, उसको मैंने लीड लिया। और लीड लिया तो मैंने बोला कि मेरी जो अलग लगेगी, यानी कि आदर्श नगर फील्ड का बाहर मैंने लगाया कृषि बाजार, और उसमें पूरे 12 प्रथा के सारे कृषि के हाकिम लोगों से मिला, मछली पालन से लेके नया सब्जियां सब कुछ मैंने लगाया। संयोग से कृषि बाजार टॉप थी उस समय, मैं इंटर किया और टॉप किया। तो उस समय मंत्री के द्वारा विजय जी अध्यक्ष थे, मेरे को सम्मान दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। तो मेरे को लगा कुछ करने से कुछ मिलता है, तो मनोबल बढ़ गई। बस मैं फिर शुरू हो गया वहाँ से। नेक्स्ट अगले बार हम लोग चुनाव लड़े और सब कोई जीत गए। और जीतने के बाद वहाँ से दौर शुरू हुई। गणेश लाट जी अध्यक्ष बने और मैं कर समिति का चेयरमैन बना। और कर समिति का चेयरमैन बना तो उस समय लगा कि पूरे देश में अगर सबसे बड़ा आतंक है तो कबाड़ी करेगा था। लोगों को रोड पे पीटना, घसीटना, ये करना वो करना सब था। तो मेरे चेयरमैनशिप में मंत्री लोगों को बुला के, पूरे देश के चैम्बर के अध्यक्ष को बुला के कबाड़ी कर को खारिज कराई गई वीरगंज उद्योगवाणी संघ के हॉल में। अध्यक्ष गणेश लाट जी थे, चेयरमैन मैं था, और संयोग से प्रथम कार्यपत्र मेरे प्रस्तुत करना था उस समय कि क्या क्या समस्याएं हैं और इसका समाधान क्या है। तो गणेश लाट जी हमें जिम्मा लगाया कि आपको करना है सारा। फर्स्ट टाइम था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप करिए। मैंने किया और अच्छा रहा, और वो खारिज हुई। फिर वहाँ पे भी मनोबल बढ़ा, ये तो मैं राष्ट्रीय भी कर सकता हूँ। फिर ओम प्रकाश तिवारी जी आए, फिर मैं कर समिति का संयोजक था, फिर अशोक टिवानी जी आए। उसके बाद मैं जो है महासचिव बना। तो उस कार्यकाल में मेरे महासचिव बनाया गया। फिर महासचिव बनने के बाद रुका नहीं, फिर 4 बार उपाध्यक्ष बना, फिर अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बन के फिर मैडम को लेकर गया, देखो नाम आ गया। और सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है नाम मुझे है, मतलब बोली हाँ एक्चुअली कुछ चाहो और उसके लिए लगे रहो तो सफलता मिलती है, वो हम देख पाते हैं आपके अंदर। जी। फिर वीरगंज उद्योगवाणी संघ में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष था। तो उस समय मैं नेपाल उद्योगवाणी महासंघ का चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर किया। मेरे सारे मित्रों ने कहा कि सुबोध जी अभी मत लड़िए, बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, क्योंकि उद्योगवाणी संघ के वीरगंज के इतिहास में आज तक कोई वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनाव लड़ा नहीं, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद काठमांडू में लोग पहचानते हैं, फिर वो चुनाव लड़के जीता जाता है। तो हम बोले कि सर मेरे को तो इच्छा बन गई, उपाय नहीं। यहाँ भी बात है कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं केंद्र में, तो हो सकती है वीरगंज के अध्यक्ष में भी दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि बोले कि वहाँ हार गए यहाँ पे कैसे दिया जाए। हम बोले वो भी देखा जाएगा। तो संजोग अच्छा रहा, मैं जीता। इतिहास रचे। तो 78 साल के इतिहास में प्रथम वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष वहाँ पे केंद्रीय सदस्य बना। फिर मैं वहाँ से आया तो लोग बोला कि अब तो क्या आप तो अध्यक्ष बनी गए, निर्विरोध में यहाँ अध्यक्ष बना। कोई मतलब पहले से डिसीजन था कि सुबोध जी अध्यक्ष हैं, मैं अध्यक्ष बना, और सभी लोगों की सपोर्ट हुई। और मैं
देखा कि अध्यक्ष लाइफ में एक बार बनना है तो पूरी तरह से मैं डेडिकेटेड था और काफ़ी अच्छा काम करने का मैंने प्रयास किया, कोशिश किया कि मैंने जो 100% दूँ। तो उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विस्तार करने के लिए नेपाल की जो टॉप चैम्बर्स हैं, ललितपुर चैम्बर, भक्तपुर चैम्बर, काभ्रे चैम्बर, गोरखा चैम्बर, मकवानपुर चैम्बर, नेपाल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सब के साथ हम लोगों ने EMU किया, रंगी संबंध कायम किया। और उनके साथ रंगी संबंध कायम करने का मतलब क्या था कि आपकी सारी इश्यूज हम लोग उठाएंगे, हमारे सारे इश्यूज जो है आप लोग उठाएंगे, ये सारी बातें करके हम लोगों ने किया। और इसके साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो हम लोग का संबंध था, तो यहाँ से 36 सदस्यीय टोली हम लोग सिंगापुर गए। सिंगापुर चैम्बर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में हमारी MOU हुई। वियतनाम में होचिमिन सिटी जो कि वहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल है, उनके साथ हमारी जो है MOU साइन हुई। और कोई MOU नहीं साइन हुई, हम लोग के साथ में एक अच्छा संबंध बना जो भविष्य में हम लोग काफ़ी अच्छा जा सकते हैं। इसके बाद नारायणी उप स्तरीय अस्पताल में 30 बेड की बच्चों लोगों के लिए ICU बनाएगी, इसको PICU जो कि 50 लाख की लागत में बनाएंगे। पोखरिया में 25-30 साल से हॉस्पिटल था लेकिन वहाँ पे ICU नहीं था, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ में ICU बना के हम लोगों ने हैंड ओवर किया। तो कहीं ना कहीं से सेटिस्फैक्शन होती है कि ये कार्य करके मेरे को लगा कि नहीं, ये काफ़ी अच्छा कार्य है। उसके बाद कम से कम 50 बार मैं 50 मंत्रियों से मिला डेलीगेशन के रूप में काठमांडू में, सभी लोगों से, प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी मंत्री से मिला, यहाँ के इशू को राष्ट्रीय इशू बनाने का प्रयास किया। काफ़ी ऐसे इशूज जो मेरे दिमाग में था जो होना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं अनिल अग्रवाल जी, आने वाले जैसे हम लोग चाहते थे कि दिव्य केंद्र वाणिज्य संघ के द्वारा प्रस्तावित जो है औद्योगिक क्षेत्र उसका घोषणा हो जाए, नई औद्योगिक क्षेत्र बनाई जाए, वो नहीं बन पाई। ये जो इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स औद्योगिक शिक्षा बल है पुनर्गठन कर दी जाए, वो नहीं की गई। हम लोग चाहते थे कि फास्ट ट्रैक जो है चालू हो जाए, दुर्ग मार्ग वो चालू नहीं की गई। हम लोग चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुचारू हो जाए, वो नहीं हो पाई। हम लोग चाहते थे बीरगंज में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बिजनेस व्यापार मेला के लिए एक जगह बनाया जाए, वो नहीं बन पाई। ट्रांसपोर्ट नगर हमारी सपना थी, वो हम लोग नहीं अचीव कर पाए। यानी कि जो पॉलिसी लेवल की चीज़ थी जिसमें गवर्नमेंट को लगानी करनी थी और गवर्नमेंट पॉलिसी लगा के योजना आयोग के द्वारा उस योजना के द्वारा पैसा बढ़ाने की बात थी, वो काफ़ी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाए, जो कि 20 साल 25 साल से विभिन्न चैम्बर्स उसके लिए लीड कर रही। आने वाले हमारे अध्यक्ष इसमें से कोई एक दो इशू को क्या लगता है इस बारे में कि कितना हो पाएगा? देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है। इसके लिए बीरगंज चैम्बर के साथ साथ में राजनीतिक पार्टी, समाज जो यहाँ के जो सोशल समाज है वो, उसके बाद यहाँ के सारे लोग उसके ऊपर थोड़ा सा मिल के काम यूनाइट होना पड़ेगा। इशू सब भी संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारी जो प्रदेश है वो उसको जो मान्यता मिलना चाहिए। जैसे एक चीज़ मैं आज करना चाहूँगा कि जैसे जितनी रेवेन्यू आती है पूरे देश की, उसकी रेवेन्यू की एक बहुत बड़ी परसेंटेज हम लोग देना चाहते थे, करीब 40-50%। तो उस परसेंटेज का एक नॉमिनल कुछ परसेंटेज हमारे विकास के लिए चाहिए। जैसे आज किसी भी क्षेत्र में हाइड्रो पावर बनाई जाती है तो वहाँ के लोगों को जो शेयर दी जाता है उसको कम रेट में दी जाती है, उसको प्रायोरिटी क्योंकि उनसे उसको नुकसान है। तो इसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी जो बड़े कस्टम्स हैं, उससे पॉल्यूशंस हैं, इंडस्ट्री से पॉल्यूशंस है, तो यहाँ के लोगों को डेवलप करने के लिए यहाँ पे जैसे वेल पार्क वगैरह बनाना, एशिया कॉरिडोर बना देना, यहाँ पे एक वेल्ड सिटीज, एक मेट्रो सिटी का इसको रूप देना, यहाँ के लोगों को एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ देना, यहाँ का टूरिज्म वेल कनेक्टेड करना, यहाँ का चितवन या हमारा जो परसा वाइल्ड लाइफ है उसके साथ कनेक्ट करना, हमारे लुम्बिनी से और नगपुर के साथ में एक एक पैकेज टूरिज्म का बनाना, ये सब काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, करना चाहिए। उसको मेरे को लगता है आने वाले समय में इसमें लैग कहाँ करते हैं हम? जितने भी जैसे आज जिस तरीके से आप बहुत हार्ड वर्कर भी हैं और आप एक काफ़ी पोस्ट पे भी हैं, ऐसे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं ऐसे। तो हमारे पास में देखा जाए तो आप लोग जैसों के रूप में हमारे पास एक स्ट्रेंथ भी है, विजन भी है, और फिर जिन चीज़ों की ग्रोथ हम चाहते हैं वो टाउन उस चीज़ को क्रेव भी कर रहे हैं, वो लैकिंग भी है। तो फिर कमी कमजोरी कहाँ रहती है, हम कहाँ मिस कर जाते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग शुरू से इस क्षेत्र को एक जो राष्ट्रीय नेता जो बोला जाता है, जो कि देश को कमांड करता है, जैसे प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री, गृह मंत्री, ऐसे लीडर्स की कमी रही हमारे सेक्टर में। वो लीडर्स रहे या तो पूरब के या तो पश्चिम के। तो जैसे हमारी बात में जैसे आपके टेन्योर में आपने काफ़ी मिनिस्टर्स वगैरह के बहुत नज़दीक आप रहे, आपने बहुत इश्यूज पे डिस्कस भी किया है। जी जी। तो कुछ तो सल्यूशन निकला होगा, मतलब बहुत रेयर ऐसा हो पाता है कि हम इन तक अप्रोच बना पाए, बहुत रेयर और होता जबकि है।
जबकि अभी खुद आपने कहा कि हमारा जो एरिया है हम 45% तक रेवेन्यू जी। देते हैं। जब इतना बड़ा रेवेन्यू देता है तो फिर नजरअंदाज करना मतलब कि क्या ये जायज है, क्यों है इसमें ऐसा? मैंने कहा कि जैसे जो जिस क्षेत्र के लीडर्स होते हैं उनकी जो आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं अपने सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे सेक्टर में उस लेवल की लीडरशिप की अभाव, एक तो वो देखिए स्ट्रांगली अपने बात को पुटन नहीं कर पाना, और आज तो करते हैं। लेकिन अब तो हमारे पास लीडर्स हैं। हम लोग पुटन कर रहे हैं। पुटन करने के बाद में मैं राजनीतिक लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जो पॉलिसी बना रहे हैं। जैसे हम अपने बात को जब उठाते हैं वहां पे लेके जाते हैं, तो अब स्थिति ये बन गई है कि हमारे सारे इश्यूज को वो समझ रहे हैं, सुननी जाती समझ रहे हैं। समझने के बाद में अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसकी दो बातें हो सकती है। एक क्या हो सकती है कि हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को वो लोग देखने का नजरिया है कि ये क्या कर लेंगे लोग, ये बहुत कमजोर जबकि सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स पे ही ग्रोथ भी हो पाती है, ये हम देखते हैं। जी जी। तो उसके दबाव को देने के लिए हम लोग एक दबाव मूलक रूप में जाना पड़ेगा, यानी कि निजी क्षेत्र जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, अपनी ताकत को दिखाने की आवश्यकता आ चुकी है कि हम भी मजबूत हैं और हम संगठित हैं, और अगर हम भी चाहें तो आपकी सरकार को गिरा सकते हैं। और सबसे ज्यादा डरती है सरकार कब, जब मुझे लगती है कि मेरी सरकार गिरने वाली है। सबसे ज्यादा त्रास और डर उनको तब होती है जब उनको लगता है सरकार गिरने वाली है। तो प्राइवेट सेक्टर को इतनी मजबूत करने की आवश्यकता है हमको जैसे लीडर को, कि आने वाले समय में अगर नेपाल सरकार कोई भी नीति बनाती है और अगर वो नीति प्राइवेट सेक्टर के विरोध में है, तो उनको ये डर होना पड़ा कि अगर ये नीति बनता है तो प्राइवेट सेक्टर हमको छोड़ेगा नहीं। तो इस लेवल में अपने आप को हाइट बढ़ाने की जरूरत है। हमें लगता है कि हमें प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लीडर पूरे नेपाल को और भी अपने आप को सशक्त और संगठित करने की आवश्यकता है। उसको यूनाइट करने के लिए तो ये गठन हुआ था ना, उद्योग वाणिज्य संघ की गठन इसी वजह से हुई थी कि हम उनको यूनाइट कर सके। जी जी। तो जब ये संगठन ऑलरेडी है तो फिर यूनाइट होने में क्या बिल्कुल इसकी यूनाइट होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे उनको संरक्षण चाहिए होती है राजनीतिक वर्ग के लोग। तो आप जैसे ही राजनीतिक वर्ग के विरोध में जब बोलते हैं, जैसे मैं आज मानिए आज सरकार किसी भी पार्टी की होगी और किसी पार्टी के मंत्री लोग होंगे, जब मैं एक बिजनेस लीडर के रूप में जब उनके विरोध में मैं बात करता हूँ सार्वजनिक रूप से, तो वो क्या करते हैं, पर्सनली टारगेट करते हैं। पर्सनली टारगेट करके वो आपको इतने कमजोर कर देते हैं कि दूसरा लीडर खड़ा नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में भी अब हम लोगों को ये सारी बातें बहुत दिनों से होता है। कोई भी आज राष्ट्रीय लीडर सरकार के विरोध में बोलने से डरता है, बिजनेस तो करने ही नहीं, क्योंकि आप क्या है कि मगरमच्छ के मुंह में बैठ के उससे बैर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दबा देगा। तो वो सिस्टम जो है आज मैं राम शाह के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, और स्पेशली राजनीतिक पार्टी लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर देश में आर्थिक क्रांति हो चुकी है और देश में राजनीतिक क्रांति हो चुकी है और आर्थिक क्रांति आप चाहते हो, औद्योगिक क्रांति आप चाहते हो, कृषि क्रांति आप चाहते हो, तो देश में कृषक की मनोबल बढ़ाइए, देश में उद्योगों को मनोबल बढ़ाइए, वाणिज्य के सेक्टर के लोगों को मनोबल बढ़ाइए। जब तक उनकी मनोबल उच्च नहीं होती है और उन्हें डर और त्रास में रहना पड़ता है, तब तक आपके देश में विकास होने की संभावनाएं न्यून होगी। और आज की स्थिति क्या है कि लोग डरे हुए हैं, बहुत बड़ी भय में है, वो दूर करना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी बोलते हैं कि सभी सेक्टर के लोगों को मनोबल जो है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाए और उनके साथ साथ में काम करे, उनको बताए कि मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं कि उनको ही डराए, धमकाए कि अगर आप मेरे विरोध में बात करते हो, सरकार के विरोध में बात करते हो, तो आपको टारगेट कर दी जाएगी। हमारा यंग ब्रेन क्या कहेगा इस बारे में? मेरा तो यही कहना है कि ये जो पॉलिसीज और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिजनेस सेक्टर को, ये आज की प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स है और बहुत दिनों से चलती आ रही है। एक इंटरव्यू में शेखर गोलचा जी के इंटरव्यू भी देख रहे थे हम, शेखर गोलचा जो पास्ट प्रेसिडेंट हो गए, तो बोल रहे थे कि आज तक जो मेरे पापा ने जो मेरे बोलते प्रॉब्लम्स लेकर सरकार किए, वही प्रॉब्लम्स मैं आज भी वही डायरी लेके आता हूँ और वही प्रॉब्लम्स मैं आज भी दे रहा हूँ। तो मैं बोला कि प्रॉब्लम्स कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं है सरकार, ये चली आ रही है, प्रॉब्लम्स हमेशा से चली आई है और वो आज तक रिजॉल्व नहीं हुई। तो आज एक यंग होते हुए हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं, जब हम लोग आज लेवल में आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, ये जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम डाइल्यूट हो और सॉल्व हो, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट बने बिजनेस करने के लिए। तो ये हम लोग का भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है इस चीज़ के। तो अभी एक सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप नेपाल दाल तेल चावल उत्पादन संघ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं कि चावल धान जैसे हमारा इंडिया से आता है और हमारे पास जैसे आप
कंट्री अफेक्शन है, तो अगर धान ना आए तो हम अफेक्टेड होते हैं, चावल ना आए तो हम अफेक्टेड होते हैं। कहने के लिए हम हमारी नेपाल की जो कंट्री है हम बोलते हैं कि जी बहुत प्राकृतिक सुख सुविधाओं से भरपूर है। तो आज मतलब ये क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे पास में खाद, पानी, बीज इनकी कमी है। तो क्या ये जो प्रॉब्लम है ये इसका सल्यूशन पॉसिबल नहीं है, या यहाँ का एटमॉस्फेयर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है? मतलब किस चीज़ के लैग के कारण स्टिल वी आर डिपेंडेंट? देखिए, आज से करीब हम लोग 80 के दशक में 1975 से 80 या 1970 से 80 तक हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में थे। राइस एक्सपोर्टर थे, जो कि गूगल्स में अभी भी दिखता है, वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नेपाल। और हाँ, तो उसके बाद धीरे धीरे हुई क्या कि दो चीज़ें हुई। उस समय भारत सरकार या भारत गवर्नमेंट की जो कृषि की पॉलिसी थी उतनी मजबूत नहीं थी, और उनकी जो विकास हुई और जिस हिसाब से उन्होंने कृषि में विकास किया और उद्योग में विकास किया, और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हुई, और हमारी देखते देखते हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ते चली गई, और हम लोग आश्रित हो गए किसके ऊपर? अन्न के लिए, भारत के ऊपर। और हमारी जो बच्चे लोग हैं, जो युवा लोग हैं या जो किसान हैं, गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट जिस हिसाब से भारत सरकार ने अपने कृषक को सुविधा दिया, वो सुविधा इनको नहीं मिल पाया। यानी कि नेपाली किसान उस सुविधा से वंचित हो गए। यानी वंचित होने के बाद उनकी जो लागत कॉस्ट थी नेपाली किसान की चावल धान की, वो बाजार से मिलना मुश्किल हो गया। वो धीरे धीरे क्या किया कि अपने उत्पादन को बंद करना शुरू किया और भारत से कम मूल्य में खरीद के खाना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत की उत्पादन बहुत कम थी। और भारत कुछ दिनों तक 90 के बाद उन्होंने क्या किया कि एक्सपोर्ट शुरू किया नॉन बासमती से। पहले से बासमती का एक्सपोर्टर थे वो। उन्होंने जब से नॉन बासमती का एक्सपोर्ट शुरू किया वर्ल्ड वाइज सारे जगह, तब से यहाँ की इंडस्ट्रियाँ जो है समाप्त हो गई। अब इंडस्ट्री बहुत पॉलिसीज बहुत फेवरेबल थी जी। उनकी पॉलिसी में क्या थी कि जैसे उनके पास जब तक नहीं था वो एक्सपोर्टर नहीं थे, जब उनके पास हुआ तो बहुत ज्यादा हुआ और बहुत कम रेट में हुआ, तो वो एक्सपोर्टर हो गया। एक्सपोर्टर हुए तो नेपाल उनको उन्होंने मार्केट के रूप में लिया, और उस कंडीशन में जब हमारे किसान जब उत्पादन करे तो माल बिके नहीं, और उनका किसान का रेट जो है काफी हाई उनको मिलना शुरू हो गया। तो उनका उत्पादन माना जाए कि 5 रुपये 6 रुपये किलो जब कम पड़ता था, तो यहाँ के लोग वहां से खरीद के खाना शुरू किया। यानी भारत की विकास और भारत की नीति भी हम लोग को काफी प्रभावित किया है। और नेपाल सरकार उनके पैरेलल में, भारत सरकार के पैरेलल में जो फैसिलिटी देना चाहिए नहीं दिया, अगर उसी लेवल में होती तो हमें नहीं लगता है कि आज जिस तरह से हमारे गांव के बच्चे लोग बाहर गए हैं, जाने की आवश्यकता होती, हम लोग वैल्यू एडेड क्रॉप्स में भी जा सकते थे। हम लोग कोई जरूरत नहीं है धान चावल हम लोग बनाए, हम लोग बहुत अच्छे क्रॉप जैसे लगाते हैं, फ्लावर, हम लोग बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम लोग चावल इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपनी खेती को तो जिंदा रखते हैं। जीरा बनाते, बहुत ऐसी चीजें हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, एडवांस बनाते, लेकिन हम लोग वो भी नहीं किए। आज हमारी खेत की स्थिति क्या है? या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चला गया, या ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, और गांव में या तो किसान के पास काम नहीं है। तो आने वाले समय में मैं पुनः कहूंगा कि अगर देश में औद्योगिक क्रांति चाहिए तो सबसे पहले हमें कृषि को बढ़ाना पड़ेगा, किसान को बचाना पड़ेगा। किसान करे क्या? ना बीज है, ना खाद है, ना सिंचाई के लिए पानी है। एक डाटा क्या कहता है कि भारत सरकार की जो उत्पादन है धान की, तो उसमें 19% की सब्सिडी भारत सरकार की, 19% की सब्सिडी धान में, और हमारे यहाँ 1% की सब्सिडी है। उनकी जो लागत है उसमें 19% सरकार, भारत सरकार की लागत होती है किसानों की। ऐसे ही जैसे जो ग्रीन हाउसेज है, पॉली हाउसेज होते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है। आज जो भी हमारे यंग ब्लड्स हैं बहुत इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में। और इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट ने 70%, 80%, 100% सब्सिडीज अनुदान दिए हुए हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे नेपाल में नहीं है, जबकि हम बोलते हैं ना कि बेसिक मतलब होता है ना कि हर इंसान का अपना एक गुण होता है, ये हमारी एक कैपेसिटी होती है। तो हमारी कंट्री की एक ये खूबी है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है, हमारे पास अच्छा वायु जो नेचर है, बहुत प्योरिटी है हमारे पास, बिल्कुल सब कुछ है हमारे पास। तो हम ये बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये चीज़ें क्यों नहीं है हमारे नेपाल में? क्यों इस पे गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसीज क्यों नहीं आई है इसके बारे में? इसमें नेपाल सरकार को जो पॉलिसी बनाने की बात है, उसमें पॉलिसी प्रॉपर नहीं बना पा रही। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर की जितने भी सुझाव सजेशंस आते हैं, उस सजेशंस को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। और आने वाले समय में अगर नेपाल सरकार चाहती है कि हम लोग आत्मनिर्भर हों
देश में औद्योगिक क्रांति होगी, तो आज तक है ये सारी इंडस्ट्रियाँ जो है, जो भी इंडस्ट्रियाँ वो कम चल रही है, 60% 40% चल रही है। कारण जो भी हो लेकिन कम चल रही है। कारण क्या है कि अभी भी हम लोग भारत निर्मित सारे सामान के ऊपर निर्भर है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, वो भेज देते हैं इसलिए, और ट्रेडर्स उसको मांग बेचते हैं। यानी कि हमारी इंडस्ट्रियाँ की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। हम लोग ट्रेड से अभी भी अपने आप को पालन पोषण कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग अपने व्यापार घाटा को कैसे घटाएं, देश में औद्योगिक क्रांति कैसे लेके आएं, आयात को कैसे हम लोग कम करें, निर्यात को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भारत नेपाल सरकार को जो भी नीतियां बनाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं FNCC के द्वारा या और भी संस्थाएं जो नीचे की संस्थाएं, उसके ऊपर अमल करनी होगी और अमल करके उसको इम्प्लीमेंट करनी होगी। और प्रॉपर वे में मैं पुनः बोलता हूँ, नेपाली के नीचे को थोड़ा सम्मानजनक रूप से देखना पड़ेगा। जब देखेंगे तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल विकास होगी। हम लोग निराशावादी नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में मिलजुल के एक नेपाल को एक अच्छा नेपाल बनाने का प्रयास करेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और क्योंकि हमें पता है कि सुबोध जी को भी एक मीटिंग में भी जाना है, तो हम आपसे ज़्यादा कभी नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको फिर से बुलाएंगे। अभी कुछ क्वेरीज हैं जो हमारे मन में चल रही है, और आज आने के लिए बहुत टफ शेड्यूल के बावजूद इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। राम राम सर। वही नूतन, आज आपने सुबोध जी से जो बात किया और उनको सुपुत्र मोहित जी, तो मतलब बिना से बात कर ना आज इसी फील हो रही थी कि आखिर क्या इसी बात है कि आज कोई भी एक नॉर्मल इंसान एक इतना बड़ा सक्सेस हासिल कहीं कर सका। तो उनकी पूरी कन्वर्सेशन से ना मैंने लगा कि 3 चीज मैं निकाल सकी हूँ, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट और हार्ड वर्क। जैसा कि मोहित अभी बता कर गया कि उनको जो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को जो स्टाइल तो 4 बजे 10 बजे तक सब कुछ पूरे दिन की प्लानिंग कर लेनी और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना। तो मैंने लगा अगर सक्सेसफुल कोई ना होना है तो टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, इन 3 चीज़ों पर आपकी कमांड टाइट रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो अब जाते जाते मेरे लोग टेक पार्टनर्स है विशाल जी, दीपेंद्र जी, मेरा की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारी क्यूट सी प्यारी सी ऑडियंस जो हर दम आपको सपोर्ट बनाए हुए है, बिना को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। फिर से मिलेगा इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए राम राम सा। स्वागत छ तपाईहरुलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमंग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौं हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।